हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 151 तक, 150 तक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से 175 तक और उसके बाद 176 से 200 तक। तो दोस्तों, टॉप 200 क्वेश्चन की वर्ड्सवर्थ की सीरीज में अब तक हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये सारे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 151। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। तो दोस्तों, जो द एक्सकर्जन वर्क लिखा गया 1814 में, वो किसकी शुरुआत माना जाता है? तो ऑप्शन बी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ हिज पोएटिक जीनियस। क्वेश्चन नंबर 152। The verse lines, she gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears were in reference to। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ इन लाइनें अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। द प्रेल्यूड वॉज रिटन इन। तो दोस्तों, ये 1805 में लिखी गई, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ बाई हिज वाइफ मैरी हिचिंसन। The prelude records the impressions made upon the Wordsworth mind from his earliest recollection until his full manhood in 1805, when the poem was completed, though the poem was not published till after Wordsworth's death। तो वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद इसको उसकी वाइफ, वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हिचिंसन ने इसको पब्लिश कराया। क्वेश्चन नंबर 154। विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France, where he was witness to the middle stages of। तो ऑप्शन 154 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ड्सवर्थ मेड हिज सेकेंड ट्रिप टू फ्रांस इन 1791 along with young Oxford republications। He joined Girondists to participate in French Revolution। Question 155। Who said Milton, thou shouldest be living at this hour। तो ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही थी मिल्टन के बारे में, टू मिल्टन और लंदन 1802 में। दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ एंटाइटल्ड लंदन 1802 और टू मिल्टन। इन द पोएम, वर्ड्सवर्थ कास्टिगेट्स द इंग्लिश पीपल एज स्टैग्नेंट एंड सेल्फिश एंड इलॉइजेस 17th century पोएट जॉन मिल्टन। तो इंग्लैंड के लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, इसलिए वो मिल्टन को बुलाते हैं कि मिल्टन, आप कुछ समय यहाँ होना चाहिए था। क्वेश्चन 156 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 इज ऑन योर स्क्रीन। तो हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम, किसने कहा है? तो दोस्तों कीट्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कीट्स। John Keats is the right answer. Keats called him the Wordsworthian or egotistical sublime because of the qualities in his temperament and writing, his aloofness, his matter-of-factness, his austerity, and the self-concern. Wordsworth was too preoccupied with his own self to take an objective view of things। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। For a handful of silver he left us, this line of Browning has a reference to। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द लॉस्ट लीडर में ये बात वर्ड्सवर्थ के लिए कही थी कि मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उसने हमें छोड़ दिया। द लॉस्ट लीडर, फ्रॉम विच द अबव लाइन्स आर टेकन इन 1845, पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज बुक ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स। It berates William Wordsworth for what Browning considered his desertion of the liberal cause and his lapse from his high idealism। Question number 158। During his visit to France, Wordsworth fell in love with a girl named। अपनी फ्रांस की यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ एक लड़की के प्रेम में पड़ गए थे।
एक फ्रेंच लड़की जिसका नाम था एनेट वेलन, ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर, एनेट वेलन इज द राइट आंसर। In November 1791, Wordsworth visited France. He fell in love with a French woman, Annette Wellen, who in 1792 gave birth to their daughter Caroline. इनकी एक लड़की भी इससे हुई, कैरोलिन नाम की। Financial problems and Britain's tense relations with France forced him to return to England alone the following year. ब्रिटेन और फ्रांस के बीच के जो रिलेशंस है उनमें भी टेंशन चल रही थी और वर्ड्सवर्थ की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें बाध्य होकर क्या करना पड़ा, उनको वापस रिटर्न टू इंग्लैंड जाना पड़ा। और एनेट वेलन से इनकी बेटी हुई थी कैरोलिन, ध्यान रखना यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चन 159 इज ऑन योर स्क्रीन। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। तो ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही दोस्तों कि हर महान कवि क्या है, एक अध्यापक है, एक शिक्षक है। वर्ड्सवर्थ इन वन ऑफ हिज लेटर्स राइट्स एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। हर महान कवि एक अध्यापक है, एक मार्गदर्शक है। आई विश आइदर टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। वो कहते हैं मुझे भी एक अध्यापक के रूप में माना जाए या फिर कुछ ना माना जाए। हु हैज सेड इट, फिर वही लाइन आ गई टेबल स्टर्न की। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इविल्स एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो वर्ड्सवर्थ पे लाइन लिखी गई, वर्ड्सवर्थ की द टेबल स्टर्न से लाइन है, डी इज द राइट आंसर। These lines are said by William Wordsworth in his The Table Stern is a very good poem. Name the poem from which the following words have been quoted. The gods approve the depth and not the tumult of the soul. 166 161 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए, बताइए किसमें की लाइन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। दोस्तों ये लाउडेमिया की लाइन्स है, लाउडेमिया पोएम की लाइन्स है, बहुत अच्छी लाइन्स है। दीज लाइन्स हैव बीन कोटेड इन विलियम वर्ड्सवर्थ लाउडेमिया 1815-1845 विच इज अ नरेटिव पोएम बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वॉर। तो ये नरेटिव पोएम है लाउडेमिया जो कि ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। क्वेश्चन नंबर 162 इज ऑन योर स्क्रीन। लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। तो कॉलरिज दोस्तों लिरिकल बैलेट 1798 में आया, वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम और कॉलरिज की 4, तो 19 4 23 टोटल। तो सी इज द राइट ऑप्शन, कॉलरिज इज द राइट ऑप्शन। Wordsworth and Coleridge retired to the Kentuck Hills and there formed the deliberate purpose to make literature adapt to interest mankind permanently. The duo with Wordsworth's sister Dorothy, the famous lyrical ballads composed in 1790 and 163. Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? आंसर करिए दोस्तों, इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम की द प्रिल्यूड मानी जाती है 14 बुक में। 14 पार्ट हैं इसके, 1805 में लिखी गई और 1850 में इसको पब्लिश कराया गया। द प्रिल्यूड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, एंड इट वाज कंपोज्ड बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन आफ्टर हिज डेथ इन 1850। क्वेश्चन नंबर 164 इज ऑन योर स्क्रीन। In which poem does Wordsworth write, "Come forth into the light of things, let nature be your teacher"? तो दोस्तों let nature be your teacher किसमें की है? तो द टेबल स्टर्न की लाइन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द टेबल स्टर्न। The line "Come forth into the light of things, let nature be your teacher" is from the Table Stern, which was written in 1798 by Wordsworth। की प्रकृति को अपना अध्यापक बनने दो 1798 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। When did the first edition of lyrical ballads appear? 1798 दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पहला एडिशन 1798 में आया। Lyrical ballads with a few other poems is a collection of poems by William Wordsworth
and Samuel Taylor Coleridge, first published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. 166 is on your screen. To whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए द प्रिल्यूड किसको एड्रेस की गई है? टू whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude? इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड किसको एड्रेस की गई है? 166 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्होंने कॉलरिज को ही एड्रेस किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रिल्यूड एन ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशन पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इज एड्रेस टू S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. The Prelude is an extremely personal and revealing work on the details of Wordsworth's life. He never gave it a title. His wife, Mary Hutchinson, gave its title after Wordsworth's death in 1850. 167 is on your screen. In 3 years, she grew. The little girl will be sportive as the fawn. हिरन के बच्चे की तरह। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। In Wordsworth, the 3 years she grew, the little girl will be as sportive as the fawn का मतलब दोस्तों होता है हिरन का बच्चा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 168 is on your screen. Who is the author of Tintin Abbey? दोस्तों वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबी के ऑथर कौन है? वर्ड्सवर्थ है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी। C is the right option. William Wordsworth is the author of Tintin Abbey. He wrote lines written a few miles above Tintin Abbey on revisiting the banks of the Wey River. यहाँ पे LT grade में आया था ये क्वेश्चन। During a tour July 13, 1798. Which of the following is a poem by Wordsworth? तो डैफोडिल लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, तो बस जो लिखी है उसको तुरंत पकड़ लो। डैफोडिल पोएम वर्ड्सवर्थ की है। Daffodil is a lyric poem by William Wordsworth. It was written between 1804 and 1807 and published in 1807 with 2 volumes. 170 is on your screen. Question number 170. In which poem do the following lines occur? They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. तो daffodils में लाइन आती है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, daffodils. These lines are taken from William Wordsworth's Daffodils. Daffodils का दोस्तों एक और दूसरा भी टाइटल है, ध्यान रखिएगा, also known as Wandered Lonely as a Cloud, which is a lyric poem written in 1804 and first published in 1807. Question number 171 is on your screen. The Solitary Reaper is, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार कहा है कि जब बैलेड और लिरिक दोनों आएगा इसमें, और ज्यादातर एग्जामिनर दोनों इसमें ऑप्शन में देता है, लेकिन द सोलिटरी रीपर दोस्तों लिरिक पोयम है, ध्यान रखिएगा। द सोलिटरी रीपर 1807 बाय वर्ड्सवर्थ इज अ बैलेड। कहीं पे राइटर दोस्तों इसको बैलेड मान रहे हैं, कहीं लिरिक मान रहे हैं, यही कंफ्यूजन हर बार रहता है। यही क्वेश्चन सेम पहले भी पूछा गया, वहां इसी बुक में लिरिक माना गया और यहाँ इसी बुक में देखिए बैलेड, इसीलिए कंफ्यूजन ये बार बार आता है। लेकिन आप इसको चेक करेंगे तो द सोलिटरी रीपर बैलेड नहीं बल्कि क्या है, लिरिक ही है। आप लिरिक के साथ ही जाइएगा, ठीक है, बैलेड के साथ नहीं। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप लिरिक के साथ ही जाइएगा, क्योंकि ये लिरिक है, बैलेड नहीं। तो देखिए डिफरेंस देख लीजिए। बैलेड क्या होता है? तो बैलेड है अ सिंपल नरेटिव वर्ड्स टेलिंग अ स्टोरी और अ सॉन्ग। ओड क्या है? अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी लिरिक पोएम इन लॉफ्टी स्टाइल और सीरियस सब्जेक्ट। लिरिक क्या है? ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम रिवीलिंग पोएट्स पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स। पेस्टोरल क्या है? पोएम दैट डील्स विद शेफर्ड्स एंड रस्टिक लाइफ। तो यहाँ पर दोस्तों यंग मैडन कुछ गा रही थी एक वीरों के गीतों की तरह, तो इसको बैलेड भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन जब भी आया है तो इसके साथ आयोग जो है इसको लिरिक ही माना है, और जब भी दोनों ऑप्शन रहे हैं तो इसको आयोग ने फॉल्स करार दिया है। चलते 172 की ओर। लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ये तो सबको ही पता है। 1798 में ये वर्क दोनों कोलैबोरेशन से आया। लिरिकल बैलेड 1798 वाज को-ऑथर्ड बाय वर्ड्सवर्थ 19 पोएम्स
and Coleridge 4 poems. Hence option C is the right answer. 173 का करिए दोस्तों. Wordsworth composed some of his finest poems during the years. तो 1789-98 में आया लिरिकल बैलेट्स, वहीं सबसे फाइनेस्ट आया. Wordsworth's lyrical ballad 1798 had some of his finest poems that he wrote. Hence option A is the right answer. चलते हैं 174 की ओर. Question number 174 is on your screen. Wordsworth's poem mostly deal with, बताइए दोस्तों. तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इज द राइट आंसर. इनकी पोएम जो है हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को करती हैं डील. Wordsworth's poems mostly deal with humble and rustic life, hence option C. Question number 175. Wordsworth before his death resided at, तो कहाँ रिसाइड किया था? राइडल माउंट, बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइडल माउंट. तो वर्ड्सवर्थ मूव टू राइडल माउंट. Wordsworth moved to Rydal Mount with his family in 1813 until his death. Hence option A is the right answer. तो दोस्तों 151 से 175 तक हमने इसमें किया. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और लगातार मेरे साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 176 से फाइनल 200 तक.